हम जो सीधी अंगुली से घी निकलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं टेढ़ी अंगुली से भी घी निकालना आता है। ये आप सब कांग्रेस के बारे में कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। कोई ग्रुपजम नहीं है, हमारे एक बुक की चलती है पार्टी। सतीश पूनिया हाय हाय के नारे लगते हैं किरोड़ीलाल जी मीणा के समर्थकों द्वारा। वसुंधरा जी अपना अलग से शक्ति प्रदर्शन करती है। सर, प्रदेश में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि आप मोदी जी के फेस के अलावा कोई दूसरा मुद्दा आप नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है ये, जहाँ जिले बनाने चाहिए थे वहाँ उन्होंने जिले नहीं बनाए, और जहाँ जिले नहीं बनाने थे वहाँ उन्होंने जिले बनाए। अब जैसे जयपुर शहर का उदाहरण देता हूँ, वहाँ पे 10-12 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो अगर उनकी सरकार आई तो वो इसी लड़ाई में 5 साल निकालेंगे। तो हाँ, वो बेचारे अपना अनुभव बताते हैं। कांग्रेस में वास्तव में ये स्थिति है। सर, आप कांग्रेस में तो वो बेचारे 2 को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे समय में हमने 1,500 रुपये में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और जीते थे। मात्र 1,500 रुपये? मात्र 1,500 रुपये तय करेगी कि चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कोई संशय है इस पे कि आपको चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना? कांग्रेस के शासन को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाइए और फिर विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहाइए। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान 7-7 पे। आज हमारे साथ है कालीचरण सराफ साहब, जो पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और लगातार 7 बार ये विधायक रहे हैं मालवीय नगर से। एक बार जरूर गैप लगा था, और उसके अलावा अपन देखें तो 7वीं बार विधायक हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी श्रीमान कालीचरण सराफ साहब के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका दौड़ान 7-7 में। सर, आप चिकित्सा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो सर सबसे पहले चिकित्सा मंत्री आप रहे थे, तो चिकित्सा मंत्री के नाते आपसे पूछना चाहता हूं मैं, सर राइट टू हेल्थ बिल अभी गहलोत साहब लेकर आए, डॉक्टरों ने विरोध किया और एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला 15-16 दिन तक, उसमें फिर अमेंडमेंट हुआ और वापस से वो बिल आज लागू है। तो सर राइट टू हेल्थ बिल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल केवल जनता को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करने का बिल है। इसमें हमने जब इनको कहा कि मल्टी फैसिलिटी जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उनको आप इनसे बाहर रखिए, 50 बेड से ज़्यादा के जो हैं उनको ही आप इसमें इंक्लूड रखिए, जो सरकार से कंसेशनल रेट पर ज़मीन लेते हैं या जो रियायत लेते हैं उनको इसमें इंक्लूड रखिए, बाकी को तो नहीं माना। परंतु जब डॉक्टरों ने आंदोलन किया तो 100 चूहे भी खाए और 100 प्याज भी खाए, और आज स्थिति यह है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा जो निजी अस्पताल हैं उनमें से 95% जो निजी अस्पताल हैं वो RTH से दायरे से बाहर हो गए। बिल्कुल। तो एक जनता को केवल गुमराह करने का मामला है। इसमें किसी भी जनता की, किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ये केवल चुनाव की शौशेबाजी है। और जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल्स का सवाल है, उसमें पहले भी निःशुल्क इलाज होता था, अभी भी होगा, पर निजी हॉस्पिटल्स में उसका कोई फ़ायदा लोगों को नहीं मिलेगा। सर, गहलोत साहब ने भी ज़िले भी बनाए हैं, लगभग 19 ज़िले बनाए, 3 संभाग बनाए, और अभी आगे और ज़िले बनाने की मंशा है उनकी। देखिए, जहाँ तक ये बंदरबांट की है, जहाँ ज़िले बनाने चाहिए थे वहाँ उन्होंने ज़िले नहीं बनाए, और जहाँ ज़िले नहीं बनाने थे वहाँ उन्होंने ज़िले बनाए। अब जैसे जयपुर शहर का उदाहरण देता हूँ। अब जयपुर शहर में पहले तो 2 नगर निगम किए, पूरी सफाई व्यवस्था प्रदेश जयपुर शहर की जिस प्रकार से चरमराई हुई है आपको पता है, और ये इसलिए कि 2 पावर सेंटर हो गए। इसी प्रकार से अब ये 2 ज़िले कर देंगे, 2 कलेक्टर बैठेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हमारा ये अनुरोध है गहलोत साहब से कि कृपा करके जयपुर शहर को तो एक ही ज़िला रखें। सर, जयपुर के अलावा और भी ज़िले, उनको आप किस तरह से? जयपुर के अलावा जो भी ज़िले इन्होंने, अब जैसे इन्होंने बनाया कुचामन डीडवाना जिला, कलेक्टर कहाँ बैठेगी? वो लड़ाई चल रही है भी दोनों जिला हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसी प्रकार से बैरोड कोटपुतली। अरे भाई, आप यानी क्या कहना चाहते हो? एक मतलब या तो बैरोड को जिला बनाते या कोटपुतली को बनाते। अब इन्होंने अनाउंस किया कोटपुतली बैरोड, तो कलेक्टर बैरोड में बैठेगा या कोटपुतली में बैठेगा, या वो डिवाइड करेंगे कि SP तो बैठेगा कोटपुतली में और कलेक्टर बैठेगा। यानी ये मूर्खतापूर्ण और सेक चिल्लाना, जिस प्रकार से इन्होंने ज़िलों का ज़िले बांट कर जो बंदर बांट करने की कोशिश की। अब जैसे जयपुर में दूदू को ज़िला बनाया, एकदम कॉर्नर पे पड़ता है। होना क्या चाहिए था कि आज यदि उनको जयपुर के बाहर और जयपुर की पश्चिमी दिशा में यदि ज़िला बनाना था तो सामर को बनाते, जिसमें वो बीच में होता। सामर होता तो फुलेरा है, फागी है, दूदू है, बगरू है। अब बगरू वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो जयपुर में रखिएगा, क्योंकि जयपुर से बगरू ज़्यादा नज़दीक पड़ता है।
सर सांभर का हाल कुछ ये है कि पुराने ज़माने से ये चली आ रही है कि जिला बनाओ, लेकिन वहाँ पे विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, बस प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने यानी राजनीतिक दृष्टि से ये बनाए हैं, पर इसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप साफ कहना चाहते हैं कि जनता के साथ ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, जनता को भ्रमित करने का काम है। सर भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ है, प्रदेशाध्यक्ष हैं, चुनाव अभी 6-7 महीने चुनाव का है, चुनाव से पहले इस बदलाव को एक बड़े तरीके से देखा जा रहा है कि क्या सोच के बदलाव किया गया। जो प्रदेशाध्यक्ष थे उनको प्रमोशन की जगह उनका डिमोशन किया गया, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ 3 साल का टर्म होता है और पूनिया जी को 3.5 साल हो गए थे, तो बदलाव तो होना ही था। इसमें डिमोशन और प्रमोशन का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी में जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। तो इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं सर? अरे निर्णय मैं कह रहा हूँ ये तो होना ही था भाई। उनका 3 साल का टर्म था, हमारे यहाँ 3 साल का टेन्योर होता है, उनको 3.5 साल मिल गए, तो इसमें देखने का क्या सवाल है। ये तो हमारे रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि वो जातिवाद के हिसाब से देख रहे हैं कि जातिगत समीकरण बैठाने के लिए। देखिए हमारी पार्टी न तो जातिवाद में विश्वास रखती, हमारे यहाँ एक रूटीन प्रक्रिया है। आपने देखा होगा पहले भंवरलाल जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, जब चुनाव का समय आया तो वसुंधरा जी को बना दिया। उसके बाद महेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव का समय आया तो ओम जी माथुर को बना दिया। उसके बाद अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव का समय आया तो वसुंधरा जी को बना दिया। फिर हमारे अशोक पलनामी थे, चुनाव का समय आया तो मदन लाल सैनी जी को बना दिया। इसी रूटीन प्रक्रिया में हमारे यहाँ परंपरा है। अभी जब चुनाव आया तो सतीश जी की जगह CP जोशी को बना दिया। इसमें लोगों को हर चीज़ में पॉलिटिक्स नज़र आती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है। सर भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे गुट बने हुए हैं, गुटबाजी है, और कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने भी आती है गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच की। तो देखिए कांग्रेस में तो सबको पता है, पिछले 4.5 साल में एक व्यक्ति तो कुर्सी को पकड़ के बैठा है और एक व्यक्ति उसको खींचने में लगा हुआ है। इन्होंने 4.5 साल इसी में लगा दिए और कोई जन कल्याणकारी काम, जनता को राहत देने वाला काम इस सरकार ने नहीं किया। सर आपने जो कहा वही सारे नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि आप सब कांग्रेस के बारे में कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। कोई ग्रुपजम नहीं है, हमारे एक बुक की चलती है पार्टी। सतीश पूनिया हाय हाय के नारे लगते हैं किरोड़लाल जी मीणा के समर्थकों द्वारा, वसुंधरा जी अपना अलग से शक्ति प्रदर्शन करती हैं। से ये कोई पार्टी का सोच नहीं है, कोई समर्थक जोश में कोई नारे लगाता है, इसका मतलब कोई पार्टी में। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। जो भी निर्णय यहाँ होता है सामूहिक नेतृत्व के हिसाब से होता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं है, एक मुखी है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में न ग्रुपिज्म था, न है, न रहेगा। सर आने वाले दिनों में चुनाव है, आपने अभी कहा कि हम मोदी जी और जो आलाकमान है वो हमारा चेहरा हो गया, आपका कहने का वो सारांश था। हमारी परंपरा है। अब आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव हुआ तो वहाँ मोदी जी चेहरा थे, अभी कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, वहाँ मोदी जी चेहरा हैं। सर क्या वजह है सिर्फ मोदी जी को आप चेहरा लेके आते हैं क्योंकि क्या लोकप्रिय है, पॉपुलर हैं, जनता जननेता हैं? नहीं सर, प्रदेश में ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं कि आप मोदी जी के फेस के अलावा कोई दूसरा मुद्दा आप नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है ये। हमारे यहाँ हम जिस पार्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विधायक चुनेंगे, फिर विधायकों, शीर्ष नेतृत्व विधायकों से राय लेकर के और नेता का चयन करेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ ऊपर से थोपने की परंपरा नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो मोदी जी का फेस इसलिए आगे रखते हैं क्योंकि राजस्थान की बात वो करते हैं कि कांग्रेस के लोगों को और बेचारों को क्या कहना चाहिए? नहीं वो सर, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, हमारे पास है। नहीं वो सर आपके लिए ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा हमने कि विकास के काम हमने खूब किए, या ऐसा कोई मुद्दा हमने नहीं छोड़ा कि जिसको वो मुद्दा बना के चुनाव मैदान में जा सके। उन्होंने कौन सा काम का विकास का काम किया वो बताइए आप सर। 4 सुनिए, उन्होंने चुनाव के समय इनके जो सबसे बड़े आला कमान के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो आए थे राजस्थान में। उन्होंने कहा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। 60 लाख किसान हैं राजस्थान में, कितने लोगों का कर्जा माफ़ किया? उन्होंने डिफाइन कर दिया अलग। रोजगार, नौजवानों को रोजगार देंगे। 38 लाख बेरोजगार हैं राजस्थान में। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि बेरोजगारी वृद्धि की दर कहीं पर है तो वो राजस्थान में है। केवल जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने घोषणा की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को
जो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आती है उनको स्मार्टफोन देंगे। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, 3 साल हो गए घोषणा का, श्रीमान जी क्या हुआ? कि अभी तक हमने एक को भी नहीं दिया। इन्होंने घोषणा की थी कि हर मोहल्ले में दिल्ली की तर्ज पर जनता क्लिनिक बनाएंगे, उसके हिसाब से हजारों जनता क्लिनिक होनी चाहिए थी। क्या हुआ? 8 जनता क्लिनिक इन्होंने, विधानसभा में हमने प्रश्न पूछा तो बताया 8 क्लिनिक 3 साल में बनाने में सफल हुए। केवल इन्होंने एक काम किया है कि जो हमारी योजनाएं थी उनके नाम बदले हैं। हमारे टाइम में अन्नपूर्णा रसोई योजना चलती थी, इंदिरा गांधी, हम नाश्ता देते थे 5 रुपये में और दोपहर का खाना देते थे 8 रुपये में। इन्होंने नाश्ता कट कर दिया, अब इंदिरा गांधी रसोई योजना बना दी उसको। यानी केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना। अब ये चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। वो योजना यहाँ पर है, अब इन्होंने कहा 25 लाख। राजस्थान में एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने 10 लाख से ज़्यादा का लिया हो। यानी केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना। सर गहलोत साहब का 4-4.5 साल का जो कामकाज है उसमें से कुछ आपको अच्छा लगा हो? 4.5 साल का विकास का काम जीरो, जनता को भ्रमित करने का काम, केवल सस्ती लोकप्रियता। मैं तो ये कहूँगा कि ये घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जैसा मैंने कहा 4.5 साल में इन्होंने एक तो कुर्सी से चिपका हुआ है, दूसरा उसको हटाने में लगा हुआ है। सर यही काम किया। और सर वो ये भी कहते हैं हमने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त की, महिलाओं के लिए 50% किराया माफ़ किया, चिरंजीवी 25 लाख किया। कब किया? अभी चुनाव के समय। जनता को भ्रमित करने का काम है ये सारे काम, ये अभी चुनाव के समय किए हैं। सत्य लोकप्रियता हासिल करने के बाद ये 5 साल पहले करते तो लगता कि हाँ अशोक गहलोत जी ने काम किया है। अब 6 महीने पहले किए हैं। सर गहलोत साहब क्या मतलब है इनका? ये तो खुदा न खास्ता है, वैसे आएगी नहीं सरकार, क्योंकि जनता जानती है सरकार ये सब वापस ले लेगी। सर आपने कहा सरकार आएगी नहीं, लेकिन बिना बजटीय प्रावधान के यदि आप घोषणा करेंगे, अब आज बिजली कंपनियां कितनी घाटे में चल रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? जब बजटीय प्रावधान ही नहीं है तो ये जनता को भ्रमित करने का काम नहीं है तो और क्या है? सर आपने कहा सरकार वापस आएगी नहीं, गहलोत साहब कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। तो इनको कहना ही चाहिए। वो ये कहेंगे कि नहीं हम जनता, अरे भाई उनके मंत्री बता रहे हैं कि हमारे राजेंद्र हुड्डा उनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा हमारी जो स्थिति है एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारियाँ आती है उतनी ही जीतेंगे। हम नहीं कह रहे, उनके मंत्री कह रहे हैं। उनके मंत्री कह रहे हैं, इनकी कैबिनेट के सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की, तो कहीं ना कहीं उनकी बात हुई होगी। अब गहलोत साहब को बेचारों को तो यही कहना चाहिए कि हमारी सरकार रिपीट होगी, नहीं तो जितनी सीटें फॉर्च्यूनर की जितनी सीटें भी नहीं आएगी। सर वसुंधरा राजे जी आपकी पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनके बारे में कांग्रेस के लोग भी कहते हैं और आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या साइडलाइन किया? ऐसा कुछ नहीं है हमारी पार्टी में। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र है, शीर्ष नेतृत्व हमारा मजबूत है, उस पर सबका भरोसा है। चुनाव होगा, विधायक जो बनेंगे वो विधायक दल की राय लेके शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। हमारे यहाँ थोपने की परंपरा नहीं है। तो सर आप अभी भारतीय जनता पार्टी में कई मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कई बड़े बड़े नेता निश्चित रूप से है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो डोटासरा जी तो हमारे यहाँ योग्य उम्मीदवार बहुत हैं। तो डोटासरा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ पे 10-12 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो अगर उनकी सरकार आई तो वो इसी लड़ाई में 5 साल निकालेंगे। तो हाँ, वो बेचारे अपना अनुभव बताते हैं। कांग्रेस में वास्तव में ये स्थिति है। सर आप कांग्रेस में तो वो बेचारे 2 को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये उनको ये कहना ही पड़ेगा कि वो उसी वातावरण में रहते हैं। सर सबसे बेहतर चेहरा आप किसे मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में सबसे बेहतर चेहरा है नरेंद्र मोदी। नहीं सर, फिर भी राजस्थान के नेताओं में हमारे तो मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र है, सब विधायक जिसको चुनेंगे वही बेहतर चेहरा है। नहीं फिर भी सर एक इच्छा मन में होती है, शायद मेरे मन में कोई इच्छा है, आपके मन में? हमारे यहाँ इच्छा नहीं चलती, हमारे लोकतंत्र है, सबका सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा विधायकों की राय लेकर। तो ऐसा तो नहीं है कहीं थोप देगा आला कमान आप पे कि आज तक ही नहीं थोपा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि केंद्रीय नेतृत्व पर। सब विधायकों से राय लेंगे, विधायकों की जो राय होगी उसके हिसाब से करेंगे। सर आपने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सर एक वो दौर था और आज का दौर दूसरा है। आज ऐसा माना जाता है जिस नेता के पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बड़ा नेता है। 50 गाड़ियाँ का काफिला निकल रहा है अगर यूनिवर्सिटी से, मतलब वो नेता भारी है, दमदार है। सर उस दौर की राजनीति और आज की छात्र राजनीति, देखिए राजनीति में बाहुबल और पैसा, धन बल, ये नहीं होना चाहिए।
ये होगा तो भ्रष्टाचार पनपेगा। हमारे समय में हमने 1,500 रुपये में अपने क्या कहते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और जीते थे। मात्र 1,500 रुपये? मात्र 1,500 रुपये, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय न कोई पोस्टर होते थे। एक प्रेस थी, वो लिथो प्रेस। अच्छा अच्छा। दरीबा पान में वहाँ बड़े पोस्टर छपते थे, और वो भी कलर्ड नहीं, और जो सफ़ेदा होता है उससे डामर की सड़कों पे लिखते थे वोट फॉर अपेक्स प्रेसिडेंट कालीचरण सराफ। हमारे यहाँ छोटे कार्ड छापते थे। अच्छा अच्छा। और वो सब केवल कार्ड के आधार पर कन्वेंसिंग होती थी, व्हीकल्स होते ही नहीं थे, स्कूटरों पे प्रचार करते थे। मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं था, मित्र के स्कूटर से ही प्रचार किया। सर आप 7वीं बार विधायक हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं आप। तो सर आगे चुनाव आ रहे हैं 7-8 महीने बाद। सर मालवीय नगर से आप विधायक रहे हैं, तो सर आगे 2023 में क्या मूड आपका? मालवीय नगर से आप चुनाव लड़ेंगे या ये पार्टी तय करती है। नहीं सर, एक इच्छा जो होती है वो आपकी इच्छा? पार्टी तय करेगी कि चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कोई संशय है इस पर कि आपको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, या क्लियर? कोई संशय नहीं है। संशय क्यों रहेगा भाई? जनता का हमने काम किया है, हम सेटिस्फाइड हैं कि विरोध में रहते हुए हमने इतना काम किया है। शांति धारीवाल मंत्री ने विधानसभा के अंदर इस बात को स्वीकार किया है कि 1309 करोड़ रुपए के विकास के काम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 साल में हमने करवाए हैं। तो कुछ प्रमुख कार्य आप बताना चाहें तो? सारे काम आपको देख लीजिए। देखिए क्या है कि जितनी भी गार्डन्स हैं, चाहे सेंट्रल पार्क हो, चाहे राम निवास गार्डन हो, चाहे नेहरू पार्क हो, चाहे स्मृति वन हो, चाहे जमाल सर्किल हो, सब मालवीय नगर में। जितनी बड़ी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी है, MNIT कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, MNIT, ये सब मालवीय नगर में। जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, SMS हॉस्पिटल है, जयपुरिया हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, वो ERCC हॉस्पिटल है, राजस्थान हॉस्पिटल है, महिला चिकित्सालय है सांगानेरी गेट का, ये सब मालवीय नगर में। सारे ब्यूरोक्रेट्स गांधीनगर में, मालवीय नगर में रहते हैं। विधानसभा मालवीय नगर में है। सारे काम सारा विकास का काम निश्चित रूप से हमारे यहाँ। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यदि विकास का काम हुआ है तो वो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के प्रयास से मालवीय नगर में हुआ है। सर आपने कहा 200 में अतिशयोक्ति नहीं हो, सबसे 1 नंबर पे आपने बताया। बिल्कुल सर मैंने कई भाजपा विधायकों के इंटरव्यू किए हैं, अक्सर उनका ये कहना था कि गहलोत साहब उनका सहयोग नहीं करते जनहित के कार्यों में और दोयम दर्जे का व्यवहार इख्तियार करते हैं उनके खिलाफ। तो आप भारतीय जनता पार्टी के, सरकार भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका होता है। इसमें गहलोत साहब क्या करेंगे? गहलोत साहब के कोई व्यक्तिगत पैसा है क्या? सरकार का पैसा है, केंद्र से पैसा आता है, उसके आधार पर ये खर्चा करते हैं। सर भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने ये कहा कि हम जो डिमांड रखते हैं वो पूरी नहीं करना चाहते हैं, उसको गोल मटोल करके। देखिए हम जो सीधी अंगुली से घी निकलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं टेढ़ी अंगुली से भी घी निकालना आता है। सर आपने अभी टेढ़ी उंगली का जिक्र किया, तो सर अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं, या और भी कांग्रेस के कई नेता या विपक्षी सारे नेता अक्सर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही करते हैं, और ये भी कहा कि CBI, ED या जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि मोदी जी मुहिम चलाते हैं तो उसको यदि ये तानाशाही करेंगे तो सहानुभूति प्रकट कर सकता हूँ। सर लेकिन अधिकतर जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ CBI का केस चल रहा है। CBI का केस भ्रष्टाचारी, 0 टॉलरेंस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई नेता जो है विपक्ष का, तो अगर खिलाफ बोलता है उसके 2 या 5 दिन बाद CBI का नोटिस? ऐसा कुछ नहीं है। सत्यपाल मलिक जो भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ, उन्होंने तो जो इंटरव्यू दिया उसमें फंसे हैं, वो उसमें कोई क्या करेगा? बड़े बोलेपन से कोई इंटरव्यू देगा तो CBI से पूछताछ करेगी कि श्रीमान जी आपके पास ये सूचनाएं कहाँ से है? सतपाल मलिक क्या करें? उन्होंने दिया इंटरव्यू, उन्होंने मोदी जी ने थोड़ी कहा कि आप ये स्टेटमेंट, ये इंटरव्यू दीजिए। रास्ता रखते हैं आप बच के निकलने का, रास्ता रखती है भारतीय जनता पार्टी निकलने का। अरे भाई मेरी बात समझिए कि सतपाल मलिक जी इंटरव्यू देते हैं और उसमें यदि कोई बात कहते हैं तो उसके बारे में तो CBI पूछताछ करेगी। भाई ये बताइए कैसे, क्या है, कहाँ से मिले सबूत? इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने कहा था कि ये स्टेटमेंट दो आप। सही बात है, कमाल है। तो प्रदेश की अपन बात करें तो सर प्रदेश में घनश्याम जी तिवारी ने थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश की, हनुमान जी बेनीवाल लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार अपना। देखिए राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और BJP। यहाँ तीसरे फ्रंट का कोई भविष्य नहीं है।
अब आपने वहाँ पंजाब कोशिश की थी गुजरात में, जैसे पंजाब में आपकी सरकार बनी तो उस हिसाब से लोग ये सोच रहे हैं। एक्सेप्शनल केस है, पंजाब में बना तो वो कांग्रेस की मूर्खता के कारण बना। अब चुनाव के समय आप अपने मुख्यमंत्री को हटा रहे हो, दूसरे को बना रहे हो। ये कांग्रेस की वही आपस की राजनीति, आपस की फूट। सर 2023 के लिए आप कितने आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंने कहा बनेगी? 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, 2/3 बहुमत के साथ जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर कुछ प्रमुख मुद्दे आप बताना चाहेंगे कि ये मुद्दे लेके हम जनता के बीच जाएंगे? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, वादा खिलाफी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज दलितों पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में, 47,000 महिलाओं के साथ पिछले 4 साल में बलात्कार की घटना है। कन्हैयालाल का जो गला काटने की घटना हुई, करौली का जो दंगा हुआ, भीलवाड़ा का दंगा हुआ, जोधपुर का दंगा हुआ, उसको जनता भूली नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को लेकर ये गहलोत सरकार चल रही है। बहुसंख्यक समाज में इनके प्रति ज़बरदस्त रोष है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस का सुपड़ा साफ करें। तो आप पूरे आश्वस्त हैं कि 2023 मैं कह रहा हूँ, आश्वस्त नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं और कांग्रेस के लोग मानते हैं कि हम फॉर्च्यूनर जितने आएंगे। हम नहीं कह रहे, वो खुद ही कह रहे हैं। तो आपने पूरा अपना काम एकदम बखूबी तौर से निभाया है विपक्ष का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोई संदेश आप अपने कार्यकर्ताओं को या अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहें तो? हम तो यही कहेंगे, कांग्रेस के शासन को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाइए और फिर विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहाइए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कालीचरण सराफ साहब से बात की, उन्होंने संदेश दिया कि आप हमें वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम फिर से विकास की गंगा बहाते हैं। तो देखते हैं 2023 में क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाती है, और सरकार बना पाती है तो क्या विकास की गंगा बहती है। तो सर 2023 में देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।